नमस्ते। कभी सोचा है कि हिंदी के शब्द बनते कैसे हैं? मतलब उनके अंदर की जो ध्वनियां हैं, जो कॉन्सोनेंट्स हैं, वो आपस में कैसे जुड़ते हैं? उनके पीछे भी ना कुछ बड़े मजेदार नियम छिपे होते हैं। तो चलिए आज इसी छिपी हुई बनावट को समझते हैं। अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए। दिक्कत और प्रसन्नता सुनने में तो अलग अलग है ना, पर क्या इनमें कुछ एक जैसा है? पहली बार में शायद ना लगे, लेकिन इनके अंदर एक खास भाषाई पैटर्न है और आज हम उसी को पकड़ने वाले हैं। हाँ, तो ये जो नियम हम समझने वाले हैं, ये कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है। ये क्लासिफिकेशन असल में कम्पिटिटिव एग्जाम्स की स्टडी मटेरियल से लिया गया है। मतलब ये हिंदी व्याकरण का एक फॉर्मल हिस्सा है जिसे जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे आसान कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं। इसे आप हमारी समझ की बुनियाद मान लीजिए और इसका नाम है युग्मक ध्वनि। तो ये युग्मक ध्वनि या जिसे द्वित्व भी कहते हैं, आखिर है क्या? देखिए बहुत सिंपल है। जब कोई एक कॉन्सोनेंट साउंड मतलब एक व्यंजन ध्वनि ठीक अपने बाद फिर से आ जाए, रिपीट हो जाए, बस उसी को युग्मक ध्वनि कहते हैं। जैसे कोई आवाज गूंज रही हो। इसको ना एक उदाहरण से समझते हैं। शब्द लेते हैं मक्का। अब अगर हम इसे ध्वनियों में तोड़ें तो ये बनेगा म प्लस अ प्लस क प्लस क प्लस आ। यहां ध्यान दीजिए, क के ठीक बाद फिर से क आ रहा है। ये जो क प्लस क का जोड़ा है ना, बस यही है युग्मक ध्वनि, एक ही आवाज दो बार। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे दिक्कत में क प्लस क का जोड़ा है, प्रसन्नता में न के बाद न है, अक्षुण्ण में ण के बाद ण और उत्फुल्ल में ल के बाद ल। अब तो पैटर्न एकदम साफ दिख रहा होगा, है ना? एक ही व्यंजन ध्वनि खुद को दोहरा रही है। ठीक है, तो एक जैसी ध्वनि का मामला तो समझ आ गया, पर तब क्या होता है जब दो अलग अलग व्यंजन एक साथ आते हैं? यहीं पर आती है हमारी दूसरी कैटेगरी, संयुक्त ध्वनि। संयुक्त ध्वनि तब बनती है जब दो या दो से ज्यादा, पर ध्यान रहे, अलग अलग व्यंजन ध्वनियां आपस में जुड़ जाती हैं और बोली भी एक साथ ही जाती हैं, एक क्लस्टर की तरह। ये युग्मक से बिल्कुल अलग है क्योंकि वहां ध्वनियां सेम थी, यहाँ डिफरेंट। इसका एक क्लासिक उदाहरण है शब्द प्राण। इसमें जो प्र की आवाज है वो असल में दो ध्वनियों का मेल है, प और र। ये दोनों अलग व्यंजन हैं, लेकिन हम इन्हें अलग अलग नहीं बोलते हैं ना। हम प्राण नहीं कहते, हम प्राण कहते हैं। ये जो प प्लस र का मेल है, यही है संयुक्त ध्वनि। ऐसे ही क्लांत शब्द में क और ल का मेल है, क्लांत। या फिर प्रकर्ष में फिर से प और र का मेल है। इससे ये पता चलता है कि हिंदी में व्यंजनों के कितने तरह के कॉम्बिनेशंस मुमकिन हैं। और अब आते हैं सबसे मजेदार और शायद सबसे बारीक कॉन्सेप्ट पर। एक ऐसी ध्वनि जो दो दूसरी ध्वनियों के बीच में एक पुल, एक ब्रिज की तरह काम करती है। इसे कहते हैं संपृक्त ध्वनि। तो डेफिनेशन के हिसाब से जब एक व्यंजन ध्वनि दो दूसरी अलग अलग व्यंजन ध्वनियों से जुड़ी हो तो उसे संपृक्त ध्वनि कहते हैं। यहाँ सबसे जरूरी बात है उस बीच वाली ध्वनि का रोल, जो एक कनेक्टर का काम करती है। इसको समझने के लिए कंबल शब्द पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर जो म की ध्वनि है वो क और ब की ध्वनियों के ठीक बीच में है। ये म इन दोनों को जोड़ रहा है। तो इस केस में म एक संपृक्त ध्वनि है। एक और मिलता जुलता उदाहरण देखते हैं, संबल। यहाँ भी देखिए, म की ध्वनि स और ब के बीच में एक पुल का काम कर रही है। उम्मीद है अब ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। तो हमने तीन अलग अलग तरह के कॉन्सोनेंट कॉम्बिनेशंस को समझा। चलिए अब एक काम करते हैं, इन तीनों को एक साथ रखकर देखते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे और सारी तस्वीर साफ हो जाए। तो ये रही हमारी समरी। सबसे पहले युग्मक ध्वनि, यानी एक ही व्यंजन का दोहराव। उदाहरण, मक्का में क प्लस क। दूसरा, संयुक्त ध्वनि, यानी दो अलग अलग व्यंजनों का मेल जो एक साथ बोले जाएं। उदाहरण, प्राण में प प्लस र। और तीसरा, संपृक्त ध्वनि, यानी एक व्यंजन जो दो अलग व्यंजनों को जोड़े। उदाहरण, कंबल में म की ध्वनि। ये टेबल इन तीनों के फर्क को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है।
तो आज हमने देखा कि कैसे साधारण से लगने वाले शब्दों के पीछे भी ध्वनियों के जुड़ने के कितने दिलचस्प नियम काम करते हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि भाषा के ऐसे और कितने छिपे हुए नियम होंगे जिन्हें हम हर रोज इस्तेमाल तो करते हैं पर उनके बारे में जानते तक नहीं। इसी सवाल के साथ आज का ये सफर यहीं खत्म करते। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भाषा के पीछे के विज्ञान की। मतलब हर आवाज जो हम निकालते हैं उसके पीछे की पूरी मैकेनिक्स क्या है। चलिए शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि जीभ या होंठों का जरा सा मूवमेंट, बस जरा सा, और एक बिल्कुल अलग आवाज बन जाती है। सोचिए, क और ख बोलने में या स और श बोलने में जो मामूली सा फर्क है वो आता कहाँ से है? ये इतनी प्रिसिशन आती कैसे है? तो इसका जवाब छिपा है एक कॉन्सेप्ट में जिसे कहते हैं प्रयत्न। बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो प्रयत्न वो एफर्ट है, वो कोशिश है जो हमारा मुंह किसी भी अक्षर या ध्वनि को बोलने के लिए करता है। बस यही है वो जड़ जिसे आज हम समझने वाले हैं। और ये देखिए, ये चार्ट समझिए कि हमारा आज का मैप है। ये हमें बताएगा कि उच्चारण के लिए किए जाने वाले एफर्ट को कैसे बांटा गया है। तो अब हम एक एक करके इसे ब्रेक डाउन करेंगे। तो सबसे पहला, सबसे बड़ा बंटवारा इस बात पर होता है कि ये कोशिश, ये प्रयत्न आखिर कहाँ और कब होता है। मतलब क्या ये आवाज निकालते समय मुंह के अंदर हो रहा है या फिर आवाज के खत्म होने के ठीक बाद। और यहीं से हमें इसके दो मेन टाइप्स मिल जाते हैं। पहला है आभ्यंतर प्रयत्न, यानी मुंह के अंदर होने वाली कोशिश, और दूसरा है बाह्य प्रयत्न, जो उच्चारण के आखिर में होता है। बस यही दो पिलर हैं हमारे पूरे क्लासिफिकेशन के। तो ठीक है, सबसे पहले पार्ट 1 पर आते हैं, यानी कि मुंह के अंदर की कहानी, आभ्यंतर प्रयत्न। असल में यही वो एफर्ट है जो किसी भी आवाज को उसका बेसिक शेप देता है। अब इस आभ्यंतर प्रयत्न के भी 4 अलग अलग टाइप्स हैं जिन्हें हमें समझना है। चलिए एक एक करके देखते हैं ये क्या है। नंबर 1 पर है विवृत। इसका मतलब होता है खुला हुआ। ये वो एफर्ट है जो हम सभी वावल्स, मतलब अ से लेकर औ तक, को बोलने में लगाते हैं। अच्छा, एक काम कीजिए, कोई भी वावल बोल कर देखिए। आ, ई, ओ। महसूस हुआ कि मुंह कैसे खुला रहता है और हवा बिना किसी रुकावट के बाहर आती है। बस यही है विवृत। दूसरा टाइप है स्पृष्ट। इसका मतलब है टच किया हुआ। इसमें जीभ या होठ मुंह के अंदर कहीं ना कहीं टच करते हैं। क से म तक के जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं वो सब इसी में आते हैं। जरा प बोलिए, ध्यान दिया कैसे होठ आपस में मिले? या त बोलिए, जीभ दांतों से टकराई? बस यही है स्पृष्ट। अच्छा, अब चीजें और इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। तीसरा टाइप है ईषत् स्पृष्ट। ईषत् का मतलब होता है थोड़ा, तो ये हुआ थोड़ा टच किया हुआ। ये य, र, ल, व जैसी ध्वनियों के लिए है। यहां पर टच तो होता है लेकिन बहुत हल्का, फुल कांटेक्ट नहीं होता, बस एक हल्का सा स्पर्श। और इंटरनल एफर्ट का चौथा और आखिरी टाइप है ईषत् विवृत। याद है, विवृत मतलब खुला हुआ, तो ये है थोड़ा खुला हुआ। जरा श, श, स और ह बोलकर देखिए। मुंह पूरा नहीं खुलता, बस थोड़ा सा, जिससे हवा एक घर्षण, एक फ्रिक्शन के साथ बाहर निकलती है। तो ये थे आभ्यंतर प्रयत्न। अब चलते हैं दूसरे हिस्से पर, बाहरी प्रयास, जिसे कहते हैं बाह्य प्रयत्न। ये वो एफर्ट है जो आवाज के खत्म होने पर होता है। अब ये जो बाह्य प्रयत्न है, ये सिर्फ 2 मेन टाइप्स में बटा है और इनका फर्क बहुत ही मजेदार है। ये पूरा का पूरा इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारे वोकल कॉर्ड्स, हमारी स्वर तंत्रियों में वाइब्रेशन यानी कंपन हो रहा है या नहीं। तो ये 2 टाइप हैं, अघोष ध्वनियां मतलब अनवॉइस्ड साउंड्स जिनमें कंपन नहीं होता, और घोष ध्वनियां मतलब वॉइस्ड साउंड्स जिनमें कंपन होता है। चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। अपनी उंगलियां गले पे रखिए। अब बोलिए स, स, और अब बोलिए ज, ज। महसूस हुआ वो वाइब्रेशन ज बोलते हुए? बस यही है अघोष और घोष का फर्क। तो अब हमारे पास सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। चलिए अब इन सबको एक साथ जोड़ते हैं और पूरी पिक्चर देखते हैं कि ये सब कैसे फिट होता है। ये टेबल देखिए, ये एकदम सब कुछ समराइज कर देती है। एक तरफ है हमारे 4 आभ्यंतर प्रयत्न, विवृत, स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट और ईषत् विवृत, और दूसरी तरफ हैं 2 बाह्य प्रयत्न। एक है अघोष मतलब बिना कंपन वाली ध्वनियां जैसे क, च, ट, और दूसरा है घोष मतलब कंपन वाली ध्वनियां जैसे ग, ज, ड। और हां, सारे स्वर भी घोष होते हैं।
ये पूरा स्ट्रक्चर याद रखने में बहुत मदद करता है। तो सवाल ये उठता है कि ये सब जानना इतना ज़रूरी क्यों है? भाई ये सिर्फ एकेडमिक नॉलेज नहीं है। टेट और पटवारी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये एक बहुत ज़रूरी टॉपिक है। वहाँ ये देखा जाता है कि भाषा की पूरी मशीनरी की कितनी गहरी समझ है। तो आखिर में हम घूम फिर कर वहीं आ जाते हैं जहाँ से शुरू किया था, उसी परिभाषा पर। वर्णों के उच्चारण में होने वाले यत्न को प्रयत्न कहते हैं। उम्मीद है कि अब ये लाइन सिर्फ एक परिभाषा नहीं बल्कि इसके पीछे का पूरा साइंस समझ आ रहा होगा। तो अब जब ये पूरी मैकेनिक्स साफ है, तो क्या अब से भाषा को एक नए अंदाज से सुना जाएगा? क्या अब हर शब्द के पीछे का वो हल्का सा टच, वो खुलापन और वो वाइब्रेशन महसूस होगा? सोच कर देखिएगा। नमस्कार। देवनागरी लिपि में लिखते हुए क्या कभी र के लेकर कंफ्यूजन हुई है? भाई ये अक्षर कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी तिरछा, आखिर चक्कर क्या है? चलिए आज र की इसी गुत्थी को हमेशा के लिए सुलझाते हैं। हाँ, तो सवाल यही है, एक ही आवाज है र, लेकिन इसके रूप देखिए कितने अलग अलग हैं। जैसे कर्म शब्द में र ऊपर चला गया, क्रम में ये नीचे तिरछा सा लग गया, और ट्रक में तो इसका आकार ही बिल्कुल अलग है। तो भाई एक ही ध्वनि के इतने सारे रूप क्यों हैं? चलिए पता लगाते हैं। देखिए, इस पूरी पहेली का जवाब एक बहुत ही सिंपल से नियम में छिपा है, और वो नियम जुड़ा है स्वर अ के साथ। मतलब हमें बस ये देखना है कि र की ध्वनि पूरी है या आधी, यानी क्या वो र है या फिर सिर्फ र। बस यही एक छोटी सी बात तय कर देती है कि र लिखा कैसे जाएगा। तो ठीक है, अपनी पड़ताल शुरू करते हैं। सबसे पहले समझेंगे इस रहस्य को, फिर देखेंगे कि ऊपर वाला र जिसे रेफ कहते हैं वो क्या है, फिर नीचे वाले र यानी पदेन की बात करेंगे। कुछ स्पेशल केस भी हैं, उन्हें भी देखेंगे, और आखिर में सारे नियमों पर एक नज़र डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले रूप से शुरू करते हैं। इसे कहते हैं रेफ। याद रखने के लिए इसे उड़ने वाला र भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हमेशा अक्षर के ऊपर एक तरह से उड़ता हुआ ही तो नजर आता है। तो ये रेफ है क्या? इसका सबसे बड़ा नियम ये है कि ये र स्वर रहित होता है, मतलब इसमें अ की आवाज नहीं होती। ये बस एक हल्की सी तेज आवाज है, र, बस इतनी सी। कह सकते हैं कि ये एक आधा व्यंजन है। अब नियम बहुत सीधा है। ये जो र की आधी आवाज है ना, ये हमेशा अगले पूरे अक्षर से पहले बोली जाती है। इसीलिए लिखते समय ये उस अगले अक्षर के ऊपर जाकर बैठ जाता है, जिसके ठीक पहले इसे बोला गया है। कितना लॉजिकल है ना? आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे शब्द है कर्म, इसे बोल के देखिए, क र म। र की आवाज म से पहले आई ना, इसीलिए वो म के ऊपर चला गया। बिल्कुल वैसे ही वर्षा में व र श, यहाँ र की आवाज श से पहले आई, तो र श के ऊपर लग गया। अच्छा, अब आते हैं र के दूसरे मुख्य रूप पर। इसका नाम है पदेन। पद का मतलब होता है पैर, तो पदेन यानी जो पैरों में लगे। तो अगर रेफ उड़ने वाला र था, तो पदेन को हम सहारा देने वाला र कह सकते हैं, क्योंकि ये हमेशा अक्षर के नीचे उसके पैरों में लगता है। और यहाँ पर ना कहानी बिल्कुल उल्टी हो जाती है। रेफ में र आधा था, याद है, लेकिन पदेन में जिस अक्षर के साथ र जुड़ता है वो अक्षर आधा होता है और र पूरा होता है, मतलब पूरा र जिसमें अ की आवाज शामिल है। इसीलिए इसका उच्चारण उस आधे अक्षर के बाद होता है। ये सबसे जरूरी फर्क है। हाँ, तो ये जो सहारा देने वाला र है, इसे लिखने के दो तरीके हैं, और ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो किस अक्षर को सहारा दे रहा है। जिन अक्षरों में एक सीधी खड़ी लाइन होती है, जिसे पाई कहते हैं, वहाँ एक तिरछी लाइन लगती है, और जो अक्षर नीचे से गोल होते हैं, वहाँ एक उल्टे वी जैसा निशान लगता है। उदाहरण से ये बात एकदम साफ हो जाएगी। जैसे क्रम शब्द को ले, यहाँ क आधा है और र पूरा। हम बोलते हैं क र म। क के बाद र की आवाज आई, और क्योंकि क में खड़ी पाई है तो नीचे एक तिरछी लाइन लग गई। दूसरी तरफ ट्रक या राष्ट्र जैसे शब्दों में ट और श नीचे से गोल हैं, इसलिए उनमें वो उल्टे वी वाला निशान लगा। लॉजिक देखिए बिल्कुल वही है, बस लिखने का तरीका अक्षर के आकार के हिसाब से बदल गया।
तो अब हम रेफ और पदेन दोनों मुख्य नियम समझ चुके हैं। अब बस इस पहेली के कुछ आखिरी टुकड़े जोड़ने बाकी हैं। कुछ खास अक्षर हैं जो र के साथ जुड़कर एक नया ही रूप बना लेते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि इनके पीछे का लॉजिक भी पदेन वाला ही है। जैसे जब आधा श पूरे र के साथ जुड़ता है तो बनता है श्र, और जब आधा स पूरे र से जुड़ता है तो बनता है स्र। इन दोनों में भी देखिए, श और स आधे हैं और र पूरा है, और र की आवाज बाद में आ रही है, श्र स्र। इन रूपों को हम अक्सर देखते हैं, जैसे श्रम या श्रीमान में श्र का इस्तेमाल होता है, और स्रोत या सहस्र जैसे शब्दों में स्र का। तो ये भी देवनागरी लिखावट का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो लीजिए, मामला सुलझ गया। जो शुरू में एक बहुत मुश्किल पहेली लग रही थी, वो असल में कुछ सीधे साधे और लॉजिकल नियमों का एक सेट है। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे फटाफट एक साथ देख लेते हैं। बहुत सिंपल है। रेफ, इसमें र आधा है और पहले बोला जाता है, इसीलिए ये अगले अक्षर के ऊपर जाता है। पदेन, इसमें दूसरा अक्षर आधा होता है और र पूरा, और ये बाद में बोला जाता है, इसीलिए ये अक्षर के नीचे लगकर उसे सहारा देता है। बस यही है पूरा खेल। इससे एक बात तो साफ हो जाती है, देवनागरी लिपि के नियम ऐसे ही हवा में नहीं बने हैं। ये कोई मनमानी व्यवस्था नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही वैज्ञानिक और लॉजिकल सिस्टम है, जहां हर एक निशान का, हर एक मात्रा का एक साफ कारण है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि क्या देवनागरी लिपि सच में मुश्किल है, या फिर ये बस बहुत ज़्यादा सटीक है, इतनी सटीक कि हर छोटी से छोटी ध्वनि को लिखने का एक सही तरीका बताती है। शायद इसकी ये खूबी ही हमें कभी-कभी थोड़ी मुश्किल लगती है। शब्द सिर्फ अक्षर नहीं होते, हर शब्द के अंदर समझिए कि ध्वनियों की एक पूरी छिपी हुई दुनिया होती है। तो आज हम इसी कोड को क्रैक करने वाले हैं और इस दुनिया को समझने वाले हैं, जिसे कहते हैं वर्ण विच्छेद। चलिए, एक सवाल से ही सीधे शुरुआत करते हैं। जरा इस शब्द कक्षा को देखिए। पहली नजर में इसमें कितनी ध्वनियां लगती हैं? 2, शायद 3? नहीं, इसका जवाब है 6। जी हां, 6 अलग अलग ध्वनियां। ये थोड़ा चौंकाने वाला लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक पूरा सिस्टम, एक पूरा विज्ञान काम करता है। अब पहली बार में कोई भी सोच सकता है कि कक्षा का विच्छेद कुछ ऐसा होगा जिससे ये 6 ध्वनियां बन जाती हैं। पर क्या यह सही तरीका है? इसे समझने के लिए हमें वर्ण विच्छेद के नियमों को जानना ही होगा। और उस सिस्टम का नाम है वर्ण विच्छेद। ये कोई अंदाजा लगाने का खेल नहीं है, बल्कि भाषा के हर शब्द की बनावट को समझने का एक बहुत ही सटीक तरीका है। तो वर्ण विच्छेद का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है किसी शब्द में जितनी भी ध्वनियां शामिल हैं उनको उनके एकदम मूल रूप में एक एक करके लिखना। हर स्वर, हर व्यंजन, सब अपनी असली पहचान के साथ। ठीक है, तो अब थ्योरी बहुत हो गई। चलिए अब इसे करके देखते हैं। हम कुछ आसान उदाहरणों से शुरू करेंगे और धीरे धीरे इस स्किल को मजबूत बनाएंगे। हमारा पहला शब्द है राम। ये बहुत ही सरल और जाना पहचाना शब्द है। आइए देखते हैं कि वर्ण विच्छेद के नियम इस पर कैसे लागू होते हैं। यहां देखिए, रा कैसे बना? र और आ से, और म। असल में म में एक छिपी हुई अ की ध्वनि भी होती है, इसीलिए वो बना म और अ से। तो राम का सही विच्छेद हुआ र प्लस आ प्लस म प्लस अ। चलिए अब लेवल थोड़ा बढ़ाते हैं। अगला शब्द है पंच। इसमें एक संयुक्ताक्षर है जो इसे और भी दिलचस्प बना देता है। तो पंच का विच्छेद कुछ इस तरह है। प बना प प्लस अ से, और च में ञ और च की ध्वनियां हैं, और फिर अंत में च की अपनी अ वाली ध्वनि। तो कुल मिलाकर प प्लस अ प्लस ञ प्लस च प्लस अ। अब हम आते हैं वर्ण विच्छेद के सबसे पेचीदा लेकिन सबसे मजेदार हिस्से पर, संयुक्ताक्षर यानी कि कंपाउंड लेटर्स। असली चुनौती तो यहीं छिपी होती है। आइए ग अक्षर को देखते हैं। ये सुनने में ग और य जैसा लगता है ना? लेकिन असल में ये य और य के मेल से बनता है। ये एक बहुत ही जरूरी नियम है, इसे याद रखना होगा। और जब हम इसी जानकारी का इस्तेमाल ज्ञान शब्द पर करते हैं तो हमें इसका सही विच्छेद मिलता है ज प्लस ञ प्लस आ प्लस न प्लस अ। देखिए, नियम जानने के बाद ये कितना लॉजिकल लगता है। चलिए अब वापस अपनी पहली पहेली पर चलते हैं। कक्षा शब्द में क्ष अक्षर आता है।
ये संयुक्ताक्षर असल में दो व्यंजनों से मिलकर बना है, क और श। और इसी नियम के साथ हम कक्षा का सही विच्छेद कर सकते हैं। क बनता है क प्लस अ से और क्ष बनता है क प्लस श प्लस आ से। तो सही विच्छेद में 5 ध्वनियां हैं, 6 नहीं। इससे पता चलता है कि बिना नियमों के हम कितनी आसानी से गलती कर सकते हैं। अच्छा, अब सबसे बड़ी चुनौती के लिए तैयार हो जाइए, धृतराष्ट्र। ये शब्द देखने में डरावना लग सकता है, लेकिन अगर हम इसे टुकड़ों में तोड़ें तो ये बहुत आसान हो जाता है। धृ है ध प्लस री, त है त प्लस अ, रा है र प्लस आ, और सबसे मुश्किल श्ट्र है श प्लस ट प्लस र प्लस अ। देखिए, हर टुकड़ा एक नियम का पालन कर रहा है। तो सवाल उठता है कि हम ये सब क्यों सीख रहे हैं? क्या ये सिर्फ एक एकेडमिक एक्सरसाइज है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस हुनर का असल दुनिया में बहुत महत्व है। ये सिर्फ एक अकादमिक अभ्यास नहीं है। ये सारे उदाहरण सीधे सीजीपीएससी और व्यापम जैसी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं से लिए गए हैं। इन परीक्षाओं में सफलता के लिए वर्ण विच्छेद की सटीक समझ होना बहुत बहुत जरूरी है। अंत में हम ये कह सकते हैं कि हर अक्षर की अपनी एक पहचान है, अपनी एक आवाज है, और वर्ण विच्छेद हमें उस आवाज को ध्यान से सुनना और समझना सिखाता है। तो अगली बार जब कोई शब्द सामने आए तो क्या सिर्फ अक्षर ही दिखेंगे या उनके भीतर छिपी ध्वनियों का ये अद्भुत संसार भी सुनाई देगा? ये नई समझ शब्दों को देखने का नजरिया हमेशा के लिए कैसे बदल सकती है। नमस्कार, आज हम एक बहुत ही अनोखे सफर पर चलने वाले हैं, हमारे अपने मुंह के अंदर। जी हाँ, हिंदी के हर एक अक्षर और उसकी आवाज के पीछे जो राज छिपा है ना, उसे समझने के लिए हम उच्चारण के इस पूरे नक्शे को परत दर परत खोलेंगे। कभी सोचा है क्या कि त और ट सुनने में इतने अलग क्यों लगते हैं? इसकी वजह ना बड़ी दिलचस्प है। ये कोई मामूली सा अंतर नहीं है, बल्कि सारा खेल इस बात का है कि हमारी जीभ मुंह के अंदर कहाँ जाकर टच करती है, और इसी रहस्य से आज पर्दा उठने वाला है। तो ये रहा हमारे आज के सफर का पूरा प्लान। हम ध्वनियों के नक्शे से शुरू करेंगे, फिर गले से होते हुए मुंह की छत, दांत, होंठ, और फिर कुछ स्पेशल यानी संयुक्त और विशेष ध्वनियों तक पहुंचेंगे। तो चलिए अब इस नक्शे को जरा गौर से देखते हैं। ये जो टेबल है ना, ये हमारी गाइड है। असल में ये इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट यानी आईपीए चार्ट का ही एक सिंप्लीफाइड वर्जन है, जिसे लिंग्विस्ट इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है ये देखने में थोड़ी कॉम्प्लेक्स लगे, पर सच कहूं तो ये साइंस और सिस्टम का एक बहुत ही खूबसूरत मेल है। हमारे टूर की शुरुआत होती है मुंह के सबसे पिछले हिस्से से, यानी हमारे कंठ या गले से। कुछ सबसे बेसिक ध्वनियां यहीं से निकलती हैं, जैसे कि क, ख और यहां तक कि ह। ये सारी ध्वनियां गले में बहुत अंदर, एकदम गहराई से पैदा होती हैं। जब हम इन्हें बोलते हैं तो हवा बिना किसी रुकावट के सीधे गले से बाहर आ जाती है। जरा कोशिश करके देखिए, बोलिए क। महसूस हुआ आवाज का जो सोर्स है वो कितना पीछे है? चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं मुंह की छत की तरफ, जिसे हम तालु भी कहते हैं। अब ये हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर 2 अलग अलग जगहों से ध्वनियां बनती हैं। यहाँ पर जीभ का जो फ्लैट हिस्सा है वो मुंह की सख्त छत यानी तालु को छूता है। च या श बोलकर देखिए, जीभ ऊपर तालु से लगती है ना, बस यही तालव्य ध्वनियों की पहचान है। ये एक बहुत प्रिसाइज एक्शन है। और अब आते हैं कुछ सबसे अनोखी ध्वनियों पर, मूर्धन्य ध्वनियां। इनको बोलने के लिए ना जीभ को मुड़ना पड़ता है और उसकी नोक से तालु के और भी पिछले हिस्से को छूना पड़ता है। ट बोलिए, ट। महसूस कीजिए कि जीभ कैसे पीछे की तरफ कर्ल होती है। यही वो खास एक्शन है जो ट को त से बिल्कुल अलग बना देता है। और मजे की बात यह है कि ये साउंड बहुत सी यूरोपियन लैंग्वेजेस में है ही नहीं, जो इसे हिंदी की एक खास पहचान देता है। हमारा सफर अब मुंह के अगले हिस्से में पहुंच गया है। यहाँ हमारे दांत और होंठ मेन रोल में आ जाते हैं और कई जानी पहचानी ध्वनियों को बनाते हैं। इन ध्वनियों को दंत्य कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें बोलने के लिए जीभ की नोक ऊपर वाले दांतों के ठीक पीछे लगती है। त या ल बोलकर देखिए, जीभ सीधे दांतों को छूती है बिना मुड़े। तो लीजिए, हमारी शुरुआती पहेली का हल मिल गया। त और ट का सारा अंतर बस जीभ की पोजीशन का है। एक में जीभ दांतों पर फ्लैट रहती है, दूसरे में वो छत को छूने के लिए पीछे मुड़ जाती है। ये स्लाइड इस अंतर को एकदम साफ साफ दिखा रही है। और सच कहूं तो यही छोटी छोटी बारीकियां हैं जो हिंदी को फोनेटिकली इतनी रिच लैंग्वेज बनाती हैं। और हमारे सफर का ये आखिरी पड़ाव है,
होंठ प, फ, ब। ये ध्वनियां तब बनती हैं जब दोनों होंठ एक दूसरे को छूते हैं और फिर हवा के दबाव से खुल जाते हैं। ये सबसे सीधी और साफ क्रियाओं में से एक है। अच्छा, अभी तक हमने वो ध्वनियां देखी जो मुंह में एक ही जगह से निकलती हैं, लेकिन कुछ ध्वनियां ऐसी भी हैं जो दो जगहों के मेल से बनती हैं, मतलब वो उच्चारण स्थान की हाइब्रिड होती हैं, जैसे कि ए और ए वाउल्स। ये ध्वनियां शुरू तो गले से होती हैं, लेकिन इनको फाइनल शेप तालु पर जीभ की पोजीशन से मिलता है, इसीलिए इन्हें कंठ तालव्य कहा जाता है। ये दो जगहों का एक बेहतरीन टीम वर्क है ना? और फिर आती है व की यूनिक साउंड। इसे बोलने के लिए ऊपर के दांत नीचे वाले होंठ को हल्के से छूते हैं। ये इंग्लिश के वी से थोड़ा अलग है, जहां दांत होंठ पर ज्यादा दबाव डालते हैं। हिंदी का व ज्यादातर डब्ल्यू और वी के बीच की ध्वनि है, और इसका राज इसी दांत और होंठ के हल्के से टच में छुपा है। हमारे नक्शे पर अब कुछ आखिरी मतलब स्पेशलिस्ट कैटेगरीज बची हैं। इनमें वो ध्वनियां शामिल हैं जिनमें हमारी नाक का भी एक बहुत अहम रोल होता है। न या म जैसी जो नासिक्य ध्वनियां हैं, उन्हें बोलते समय मुंह तो बंद रहता है, लेकिन हवा नाक के रास्ते से बाहर निकलती है, जो उन्हें एक खास तरह की गूंज देती है। अब बात करते हैं अलीजीवा की। शब्द थोड़ा मुश्किल है, पर इसका मतलब है गले के और भी गहरे हिस्से, यानी कौवा, जिसे युवला कहते हैं, उसके पास से निकलने वाली आवाजें। क, ख, ग जैसी ध्वनियां ये असल में हिंदी की अपनी नहीं है। ये उर्दू, फारसी और अरबी से आई हैं, और इनका उच्चारण गले से भी थोड़ा और पीछे होता है। तो इस पूरे सफर का निचोड़ क्या है? सार ये है कि हिंदी का हर अक्षर मुंह के अंदर एक स्पेसिफिक जगह से जुड़ा हुआ है। उच्चारण सिर्फ आवाज निकालना नहीं है, ये जीभ, होंठ और गले की एक फिजिकल एक्टिविटी है, और ये जानना कि कौन सी ध्वनि कहाँ से आती है अपने उच्चारण को सुधारने की चाबी है। ये एक सोचने वाली बात है ना? हर भाषा हमारे मुंह के इसी सिस्टम का इस्तेमाल करती है, लेकिन बिल्कुल अलग अलग तरीकों से। शायद दूसरी भाषाओं की अपने कुछ अनोखी ध्वनियां और उच्चारण की जगह हों जिन्हें खोजा जा सकता है। नमस्कार, कभी सोचा है कि क की आवाज श से इतने अलग क्यों सुनाई देती है? या जब हम र बोलते हैं तो जुबान में एक अजीब सी वाइब्रेशन क्यों होती है? असल में हिंदी की हर ध्वनि के पीछे एक पूरा साइंस है, और आज हम उसी साइंस के कोड को क्रैक करने वाले हैं। हाँ, ये चार्ट जो लोग एग्जाम की तैयारी करते हैं उन्होंने इसे जरूर देखा होगा, और इसे देखते ही पहली चीज जो दिमाग में आती है वो ये कि भाई इसे तो रटना ही पड़ेगा। इतने सारे वर्ग, इतने सारे नाम। पर रुकिए, घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसके पीछे रट्टा नहीं बल्कि एक बहुत ही सिंपल और मजेदार लॉजिक छिपा है। तो सवाल ये है, इस पूरे सिस्टम का वो सीक्रेट क्या है? आखिर वो कौन सी एक चाबी है जो इस मुश्किल से दिखने वाले ताले को एक बार में खोल दे? और वो चाबी है ये एक शब्द, प्रयत्न। जी हां, प्रयत्न मतलब वो मेहनत, वो एफर्ट जो हमारा मुंह कोई भी आवाज निकालने के लिए करता है। बस इस एक आइडिया को समझ लीजिए और पूरा चार्ट एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन व्यंजनों की जिनमें एक तरह का छोटा सा धमाका होता है। इन्हें बोलने के लिए हम क्या करते हैं? हम अपने मुंह में हवा को पहले रोकते हैं, एक प्रेशर बनाते हैं और फिर अचानक से उसे छोड़ देते हैं। इन्हें ही कहते हैं स्पर्शी व्यंजन। इसे महसूस करने के लिए जरा बोलकर देखिए। क या प। ध्यान दिया कैसे जुबान या होंठ एक पल के लिए हवा को पूरी तरह से ब्लॉक करते हैं और फिर एक झटके से छोड़ते हैं। वही जो बर्स्ट है ना, वही है स्पर्श। और देखिए, इन्हीं स्पर्शी व्यंजनों के ये 5 मेन ग्रुप्स हैं जिन्हें वर्ग कहते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। यहां हर वर्ग के सदस्य साफ साफ दिख रहे हैं। असल में यही इस पूरे क्लासिफिकेशन का बेस है। अब यहीं पर एक बहुत मजेदार बारीकी है, जरा त बोल कर देखिए। हवा झटके से बाहर आती है। अब बोलिए च। महसूस हुआ? यहां हवा रुकने के बाद एक घर्षण के साथ, एक रगड़ के साथ धीरे धीरे निकलती है। इसी मिलीजुली कोशिश की वजह से च वर्ग को स्पर्श संघर्षी कहते हैं। मतलब इसमें स्पर्श भी है और हवा का संघर्ष भी। स्पर्श का एक और जादुई रूप है अनुनासिक। यहां भी हवा मुंह में तो रुकती है, पर उसे बाहर निकलने के लिए एक सीक्रेट रास्ता मिल जाता है, और वो रास्ता है हमारी नाक। जरा बोलकर देखिए, न, म। नाक पर उंगली रखकर उस वाइब्रेशन को महसूस कीजिए। बस यही है नासिक की ध्वनि। अच्छा, तो ये तो हो गए वो व्यंजन जो हवा को रोकते हैं।
अब चलते हैं उन व्यंजनों की तरफ जो हवा को रोकने के बजाय उसे एक रास्ता देते हैं, उसे एक शेप देकर बाहर निकालते हैं। ये हैं प्रवाही व्यंजन। इनमें सबसे पहले हैं संघर्षी। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ हवा को निकलने के लिए थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है। सोचिए, जैसे हवा मुंह के अंदर एक बहुत ही तंग गली से गुजर रही हो, जिससे एक घर्षण या हल्की सीटी जैसी स या शुश की आवाज पैदा होती है। बोलकर देखिए, श स। वो जो हिसिंग साउंड है ना, वही संघर्ष है। इसके बाद आते हैं अंतस्थ व्यंजन, य, र, ल और व। ये बड़े मजेदार हैं क्योंकि ये ना तो पक्के तौर पे कॉन्सोनेंट्स हैं और ना ही पूरी तरह से वॉवल। इन्हें बोलते समय जुबान मुंह के किसी हिस्से को पूरी तरह छूती भी नहीं और ना ही एकदम दूर रहती है। ये कहीं बीच में है, इसीलिए इन्हें अर्धस्वर या सेमी वॉवल्स भी कहा जाता है। तो हमने स्पर्श और प्रवाही दो मुख्य ग्रुप्स को समझ लिया। अब हम आते हैं अपने तीसरे और आखिरी ग्रुप पर, जिसमें वो व्यंजन है जिनका उच्चारण करने का तरीका इतना अनोखा है कि उनकी अपनी ही एक अलग कैटेगरी बन गई है। सबसे पहले उत्क्षिप्त। इसका मतलब होता है ऊपर की ओर फेंका हुआ। जब हम ड़ या ढ़ बोलते हैं तो महसूस कीजिए कि जुबान कैसे बिजली की तेजी से ऊपर तालू को छूकर नीचे गिरती है, जैसे उसे सच में ऊपर फेंका गया हो। सड़क, पढ़ना। अगला है पार्श्विक। ये शब्द बना है पार्श्व से, जिसका मतलब होता है बगल या साइड। ल बोलकर देखिए, जुबान की नोक सामने मसूड़ों पर एक दीवार सी बना देती है, लेकिन हवा उस दीवार के दोनों तरफ से यानी बगल से निकल जाती है ना? कितना सटीक नाम। और फिर है लुंठित या प्रकंपित, यानी वो जिसमें कंपन हो। इसे बोलते समय जुबान की नोक में एक वाइब्रेशन होती है, वो मसूड़ों के पास तेजी से कांपती है या लुढ़कती है। पूरी हिंदी वर्णमाला में ऐसा करने वाला सिर्फ एक ही योद्धा है। जी हाँ, और वो है र। इसकी आवाज में जो एक कंपन है, जो एक ऊर्जा है, वो इसे सबसे अलग और शक्तिशाली बनाती है। यही लुंठित ध्वनि की असली पहचान है। तो हमने इन सभी कैटेगरीज को तो समझ लिया, पर सवाल ये उठता है कि इसका असल फायदा क्या है। देखिए, बात सीधी सी है। इस लॉजिक को समझना हमें रटने से बचाता है। एक बार एक कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गया तो फिर एग्जाम में कोई भी सवाल कितना भी घुमाकर पूछ लिया जाए, जवाब देना एकदम आसान हो जाता है। तो अगर पूरी तस्वीर को एक साथ देखें तो वो जो बड़ा सा डरावना चार्ट था, वो असल में बस इन 3 सिंपल ग्रुप्स की कहानी है। एक, जो हवा रोकते हैं, द स्टॉप्स। दूसरे, जो हवा को रास्ता देते हैं, द फ्लोज। और तीसरे, जिनकी अपनी ही एक खास अदा है, द यूनिक्स। बस इतना ही तो है। और इसे हमेशा के लिए याद रखने का एक सिंपल सा 3 स्टेप तरीका है। कोई भी व्यंजन सामने आए तो पहले सोचें, ये स्टॉप है, फ्लो है या यूनिक। फिर महसूस करें कि मुंह में हवा के साथ क्या हो रहा है, वो रुक रही है, बह रही है या कांप रही है। और आखिर में उसे जोर से बोलकर कंफर्म करें। इस तरीके से ये ज्ञान हमेशा के लिए पक्का हो जाएगा। तो अब जब प्रयत्न का ये पूरा साइंस हमारे सामने है, तो एक सवाल सोचने वाला है। कौन सी ऐसी ध्वनि है जिसे बोलने में सबसे ज्यादा शक्ति या ऊर्जा महसूस होती है? र का वो कंपन, ट का तेज झटका या फिर श का लगातार प्रवाह? क्योंकि भाषा सिर्फ लिखी या पढ़ी नहीं जाती, उसे महसूस भी किया जाता है। नमस्कार, आज हम कुछ अलग करने वाले हैं। हम सिर्फ अक्षर नहीं सीखेंगे, बल्कि ये जानेंगे कि ये अक्षर, ये आवाजें हमारे मुंह के अंदर बनती कहां से हैं। सोचिए, एक तरह का हमारी आवाज का भूगोल। अच्छा, एक सवाल है, क, च और ट सुनने में तो अलग है, पर इनमें असली फर्क क्या है? जवाब सिर्फ आवाज में नहीं, बल्कि इस बात में छिपा है कि ये हमारे मुंह में किस जगह से निकलती हैं। तो हमारा आज का सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम ध्वनियों का नक्शा देखेंगे, फिर गले से, तालू से और मूर्धा से निकलने वाली आवाजों को समझेंगे, और आखिर में जो भी सीखा है उसे फटाफट दोहरा लेंगे। चलिए, तो ये है वो नक्शा जिसकी हम बात कर रहे थे। ये एक तरह का ब्लूप्रिंट है। ये दिखाता है कि हिंदी की हर एक ध्वनि, हर एक आवाज हमारे मुंह में कहां से पैदा होती है। सब कुछ बहुत लॉजिकली अरेंज किया गया है। तो चलिए, सफर शुरू करते हैं। हमारी पहली मंजिल है गला। जी हां, हम मुंह के सबसे पिछले हिस्से से शुरुआत कर रहे हैं, जहां से कंठ की ध्वनियां निकलती हैं।
तो ये कंठ वर्ण आखिर हैं क्या? बहुत सिंपल है। ये वो ध्वनियां हैं जिनका उच्चारण, जिनकी आवाज सीधे गले से मतलब कंठ से आती है। जब हम इन्हें बोलते हैं ना, तो एक वाइब्रेशन, एक कंपन गले के पिछले हिस्से में महसूस होना चाहिए। तो कौन कौन सी हैं ये ध्वनियां? चलिए देखते हैं। स्वरों में है अ, आ और अह। फिर है क वर्ग, मतलब क, ख, ग, घ, ङ। और हाँ, ह की आवाज भी यहीं से आती है। जरा बोल कर देखिए। क, ख। महसूस हुआ जीभ का पिछला हिस्सा गले में कहाँ टच हो रहा है? बस वही है पॉइंट। ठीक है, गले से अब थोड़ा आगे आते हैं। हमारे सफर का दूसरा पड़ाव है तालु, यानी हमारे मुंह की छत। यहां से निकलती हैं तालु की ध्वनियां। इन्हें कहते हैं तालव्य वर्ण, मतलब वो आवाजें जो तालु से निकलती हैं। इनको बोलने के लिए हमारी जीभ मुंह के ऊपरी कठोर हिस्से को छूती है। तो इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? स्वरों में है इ और ई। फिर आता है च वर्ग, च, छ, ज, झ, न्य। और इनके साथ है य और श। अब जरा बोल कर देखिए। च, श। महसूस हो रहा है कि जीभ का बीच का हिस्सा कैसे ऊपर तालु को छू रहा है। क वाली जगह से कितना अलग है ना? और अब हम अपने इस छोटे से टूर के आखिरी स्टॉप पर आ गए हैं, मूर्धा। ये जगह थोड़ी खास है क्योंकि यहां से निकलने वाले ध्वनियों के लिए जीभ को एक खास अंदाज में मोड़ना पड़ता है। ये है मूर्धन्य वर्ण। इनका उच्चारण स्थान है मूर्धा, जो तालु के ठीक पीछे का कठोर हिस्सा होता है। इन ध्वनियों की खासियत क्या है? जीभ को पीछे की तरफ मोड़ना। यही एक्शन इन ध्वनियों को इनका यूनिक साउंड देता है और ये हिंदी के लिए बहुत ही जरूरी हैं। तो चलिए देखते हैं यहां से कौन सी आवाजें निकलती हैं। स्वर है री, फिर है ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण। और इनके साथ है र और श। बोल कर देखिए। ट, ण। महसूस कीजिए कि जीभ की नोक कैसे मुड़कर ऊपर कठोर हिस्से को छू रही है। बस यही वो कर्ल है, यही वो घुमाव है जो इन ध्वनियों को खास बनाता है। तो हमारा सफर पूरा हुआ। गले से शुरू करके हम मूर्धा तक पहुंच गए। चलिए अब जल्दी से सारी मुख्य बातों को एक साथ समेट लेते हैं। तो हमने क्या देखा इस पूरे सफर में? हमने मुंह के 3 मेन स्टॉप्स को समझा। पहला कंठ्य, यानी गले से आने वाली ध्वनियां। दूसरा तालव्य, यानी मुंह की छत से। और तीसरा मूर्धन्य, वो ध्वनियां जिन्हें जीभ को मोड़कर बोला जाता है। अब सवाल उठता है कि ये सब जानना जरूरी क्यों है? देखिए, जब हमें ये पता होता है कि कोई ध्वनि कहाँ से निकलती है, तो उसे कैसे बोलना है ये अपने आप सुधर जाता है। मतलब हमारा उच्चारण, हमारा प्रोनाउंसिएशन एकदम साफ हो जाता है। और हाँ, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाता हूं सोचने के लिए। अगर हर आवाज का, हर ध्वनि का हमारे मुंह में एक फिजिकल लोकेशन है, एक तय जगह है, तो ये बात हमें भाषा के अपने अंदरूनी डिजाइन, उसके छिपे हुए आर्किटेक्चर के बारे में क्या बताती है? सोचिएगा जरा। नमस्कार। कभी इस बात पर गौर किया है कि हिंदी वर्णमाला में जो अक्षर हैं क, च, ट, त, प, वो इसी क्रम में क्यों आते हैं? क्या ये बस ऐसे ही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक पूरा का पूरा विज्ञान छिपा हुआ है। और ये विज्ञान सीधे सीधे जुड़ा है हमारे मुंह के बनावट से। तो चलिए आज ध्वनि के इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। जरा सोचिए, कोई भी एक शब्द बोलने के लिए हमारे मुंह के अंदर कितनी सारी हरकत होती है। ये किसी जटिल साउंड मशीन से कम नहीं है, जिसमें होंठ, दांत, जीभ, तालु सब मिलकर एक साथ काम करते हैं। हर अक्षर, हर एक ध्वनि एक खास जगह और एक खास तरीके से ही पैदा होती है। और इस पूरी व्यवस्था का जो मूल सिद्धांत है, वो है उच्चारण स्थान। मतलब हमारे मुंह का वो खास पॉइंट, वो जगह जहां हवा के बहाव को रोककर या बदलकर कोई आवाज बनाई जाती है। हिंदी की जो वर्णमाला है वो ऐसी नहीं बना दी गई, उसे इसी वैज्ञानिक आधार पर तरतीब दिया गया है कि कौन सी ध्वनि मुंह में कहाँ से निकलती है। तो चलिए अपने मुंह के इस टूर की शुरुआत करते हैं सबसे बाहरी हिस्से से, यानी हमारे होठों से। ये वो उच्चारण स्थान है जिसे हम सबसे आसानी से देख और महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं ओष्ठ्य वर्ण। अब ओष्ठ्य का सीधा सा मतलब है होठों से जुड़ा हुआ। इन्हें बोलने के लिए दोनों होंठ एक दूसरे को छूते हैं, हवा को एक पल के लिए रोकते हैं और फिर छोड़ देते हैं, और बस ध्वनि पैदा हो जाती है। अच्छा, अब इन अक्षरों को जरा बोल कर देखते हैं। प, फ, ब, भ, म। ध्यान दिया,
हर अक्षर को बोलने में दोनों होंठ एक दूसरे से मिल रहे हैं। बस यही है इन ध्वनियों का उच्चारण स्थान। कितना सीधा और लॉजिकल है ना? चलिए अब होठों से थोड़ा सा अंदर चलते हैं। हमारा अगला स्टॉप है दांत। कई ऐसी ध्वनियां हैं जो यहाँ से निकलती हैं। तो अब आते हैं दंत्य वर्ण पर। दंत्य मतलब दांतों से। इन ध्वनियों को बनाने के लिए हमारी जीभ की नोक ऊपर वाले दांतों को अंदर की तरफ से हल्का सा छूती है। ये बहुत ही सटीक और नाजुक हरकत है। इन्हें बोल कर देखें। त, थ, द, ध, न, ल, स। महसूस कर सकते हैं कि कैसे जीभ की नोक हर बार दांतों को छू रही है। यही एक्शन इन ध्वनियों को इनका खास कैरेक्टर देता है। लेकिन क्या हो अगर कोई ध्वनि एक नहीं बल्कि दो जगहों से एक साथ निकले? अब तक हमने वो ध्वनियां देखी जो मुंह में किसी एक जगह से बनती हैं, पर कुछ ध्वनियां वो तो ऐसी हैं जो दो अलग-अलग जगहों के मेल से बनती हैं, बिल्कुल किसी रेसिपी की तरह। जरा कल्पना कीजिए, एक आवाज गले की गहराई से आ रही है और ठीक उसी वक्त होंठ या तालु भी हरकत में है। इन्हीं दो एक्शन के मिलने से बनते हैं हाइब्रिड या संयुक्त स्वर। ये हिंदी भाषा की एक और दिलचस्प खूबी है। ये स्लाइड साफ साफ दिखाती है कि ये हाइब्रिड स्वर बनते कैसे हैं। देखिए, जब गले से निकलने वाली अ की ध्वनि तालु से निकलने वाली ई की ध्वनि से मिलती है तो ए और ए बनते हैं। बिल्कुल वैसे ही जब अ की ध्वनि होठों से निकलने वाली ऊ की ध्वनि से मिलती है तो ओ और औ बन जाते हैं। तो इस तरह से हमें दो मेन हाइब्रिड कैटेगरीज मिलती हैं। पहली कंठतालव्य, जिसमें गला और तालु शामिल हैं, और दूसरी कंठोष्ठ्य, जिसमें गला और होंठ एक साथ काम करते हैं। ये हमारी वर्णमाला के डिजाइन की गहराई को दिखाता है कि कितनी सूझबूझ से इसे बनाया गया है। तो इस पूरे विश्लेषण से हमें क्या पता चलता है? हमने सिर्फ कुछ अक्षर नहीं देखे, हमने दरअसल भाषा को बनाने के पीछे जो तर्क है, जो लॉजिक है, उसे समझा है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि हिंदी वर्णमाला कोई रैंडम लिस्ट नहीं है। ये असल में हमारे मुंह का एक साइंटिफिक मैप है। और जब हम ये समझ जाते हैं कि कौन सी आवाज कहाँ से आ रही है, तो न सिर्फ हमारा उच्चारण बेहतर होता है, बल्कि हम भाषा की खूबसूरती और उसके पीछे के विज्ञान को और भी अच्छे से सराह पाते हैं। ये एक लाइन इस पूरी बात का निचोड़ है। किसी भाषा की ध्वनियां उस शरीर रचना का खाका होती हैं जो उन्हें बनाती हैं। हमारी भाषा सिर्फ बातचीत का एक जरिया नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि हमारा शरीर कैसे काम करता है। हर ध्वनि, हर अक्षर एक मकसद के साथ अपनी जगह पर है। तो अगली बार जब भी कोई हिंदी बोले या लिखे तो ये बात याद रखने जैसी है कि वो सिर्फ अक्षरों का इस्तेमाल नहीं हो रहा, बल्कि सदियों पुरानी एक वैज्ञानिक व्यवस्था का इस्तेमाल हो रहा है। और ये सोचना भी कितना दिलचस्प है कि हमारी इस वर्णमाला में न जाने और कितने ऐसे ही रहस्य छिपे होंगे। नमस्कार। आज हम बात करेंगे हिंदी की ध्वनियों के पीछे के बड़े ही दिलचस्प विज्ञान के बारे में। तो चलिए इस पड़ताल में साथ चलते हैं। सोचिए जरा, एक मामूली सी सांस आवाज में कैसे बदल जाती है ना कमाल की बात। ये जो बोलने का पूरा प्रोसेस है, सुनने में किसी जादू जैसा लगता है, पर असल में इसे समझा जा सकता है। तो चलिए आज इसी को समझने के लिए अपने मुंह के अंदर की एक यात्रा पर निकलते हैं। तो बात सीधी सी है, हम जो भी आवाजें निकालते हैं ना, वो बस यूं ही नहीं निकलती। इनके पीछे हमारे होंठ, हमारी जीभ और गले की बहुत ही सटीक हलचल होती है। और मजे की बात यह है कि भाषा के जानकारों ने इसे बहुत अच्छे से बांटा भी है, कैटेगराइज किया है। तो आज के इस पूरी बातचीत में हम क्या करने वाले हैं? हम हिंदी भाषा विज्ञान से 4 खास तरह की ध्वनियों को समझेंगे और देखेंगे कि जो मुश्किल से लगने वाले टेक्निकल नाम हैं, वो असल में सिर्फ हमारे शरीर की उन क्रियाओं के नाम हैं जिन्हें हम सब महसूस कर सकते हैं। तो चलिए अपनी खोज शुरू करते हैं पहले सेट के साथ, और इसके लिए हम फोकस करेंगे मुंह के एकदम अगले हिस्से पर। तो हमारा पहला शब्द है दंतोष्ठ्य। सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर अगर इसे तोड़ें तो बहुत आसान है। दंत मतलब दांत और ओष्ठ्य मतलब होंठ। तो सीधी सी बात है, ये वो ध्वनि है जो दांत और होंठ से मिलकर बनती है। अच्छा, अब जरा ये बोलकर देखिए, व। ध्यान दीजिए, जब हम व बोलते हैं तो निचला होंठ ऊपर के दांतों को छूता है। बस यही है दंतोष्ठ्य ध्वनि। अब बारी आती है नासिक्य ध्वनियों की। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, नासिक्य मतलब नाक से जुड़ी हुई।
इनकी खास बात यही है कि हवा मुंह से नहीं बल्कि नाक से बाहर निकलती है। हम ऐसा सोच सकते हैं कि हमारी नाक एक तरह का साउंड बॉक्स है जो इन आवाज़ों को एक खास गूंज देती है। तो ये हैं हमारे नासिक के व्यंजन। चलिए एक एक करके बोलते हैं। आ, या, णा, न और म। जब ये बोल रहे हैं तो अपनी नाक पर हल्का सा हाथ रखकर देखिए, एक वाइब्रेशन महसूस होगी। तो ठीक है, अब तक हमने होंठ और नाक की बात की। अब अपनी यात्रा को मुंह में थोड़ा और अंदर ले चलते हैं, मसूड़ों तक और फिर और गहरे गले तक, जहां से असल में आवाज शुरू होती है। वैसे ये सारी जानकारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो हिंदी ध्वन्यात्मक वर्गीकरण होता है वहां से ली गई है। तो इससे ये साफ है कि ये सिर्फ कोई मजेदार फैक्ट्स नहीं है, बल्कि जो लोग भाषा को गहराई से सीख रहे हैं उनके लिए ये बुनियादी बातें हैं। चलिए अब हमारा अगला स्टॉप है वर्त्स्य। अब ये क्या है? हमारे ऊपर वाले दांतों के ठीक पीछे जो सख्त हिस्सा है ना, जो मसूड़े जैसा लगता है, बस वही है वर्त्स्य। जब हमारी जीभ उसे छूती है तब ये ध्वनियां बनती हैं। जैसे कि बोलकर देखिए, न, ल, स। ध्यान दिया? जीभ की नोक ठीक उसी जगह पर जाकर लगती है ना, एकदम सटीक। और अब हम पहुंचते हैं सबसे गहरी ध्वनि तक, स्वरयंत्र मुखी। ये आवाज गले में बहुत अंदर से, ग्लॉटिस से निकलती है। हम इसे अपनी आवाज का गेटवे या शुरुआती दरवाजा भी कह सकते हैं। यहीं से साउंड पैदा होता है। जरा ह बोलिए, ह। इसमें न तो जीभ कहीं लगती है न होंठ, ये तो बस हवा है जो सीधे हमारे उस साउंड गेटवे से बाहर आती है। देखिए कितना सिंपल है और कितना पावरफुल। तो असल में बात क्या है? ये जो बड़े बड़े मुश्किल लगने वाले शब्द हैं, दंतोष्ठ्य, स्वरयंत्रमुखी, ये असल में और कुछ नहीं, बस उन छोटी छोटी शारीरिक क्रियाओं के नाम हैं जो हम सब हर रोज हर बात में करते हैं। तो चलिए, अब तक हमने जो भी बातें की हैं उन्हें फटाफट से एक जगह समेट लेते हैं। एक तरह का शॉर्टकट या टूल किट बना लेते हैं ताकि ये सब आसानी से याद रहे। ये टेबल देखिए, ये एक परफेक्ट स्टडी गाइड की तरह है। एक नज़र में सब कुछ साफ। दंतोष्ठ्य यानी निचला होंठ और ऊपरी दांत, जैसे व। नासिक्य मतलब नाक से निकलने वाली आवाजें, जैसे न और म। वर्त्स्य यानी जीभ पर ऊपरी मसूड़े, जैसे ल और स। और आखिरी में स्वरयंत्रमुखी जो सीधे गले से आती है, जैसे ह। और जैसा कि बीबी किंग ने कहा है, सीखने की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसे आपसे कोई छीन नहीं सकता। तो इन कॉन्सेप्ट्स को समझना एक ऐसा ही ज्ञान है जो हमेशा हमारे साथ रहेगा। तो आज हमने अपनी ही आवाज के कुछ राज तो जान लिए, पर यह सफर यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि ये एक सवाल पीछे छोड़ जाता है कि हम रोज जो भाषाएं बोलते हैं उनमें ऐसे और कितने छिपे हुए पैटर्न हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। सोचते रहिएगा। नमस्ते। अच्छा, कभी हिंदी डिक्शनरी खोली है और खोलते ही लगा हो, अरे ये क्या, यहाँ तो पूरी वर्णमाला ही उल्टी पुल्टी लग रही है। अगर ऐसा लगा है तो यकीन मानिए, ऐसा सिर्फ आपको नहीं लगता। लेकिन मजे की बात यह है कि इस पूरी उलझन के पीछे ना एक बड़ा ही सरल और मजेदार सिस्टम छिपा है, और आज हम उसी सिस्टम को समझने वाले हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं, है ना। एक छोटी सी पहेली से शुरुआत करते हैं। एक ऐसा सवाल जो अच्छों को चक्कर में डाल देता है। सवाल ये है कि अगर क्षमा शब्द को डिक्शनरी में ढूंढना हो तो कहाँ ढूंढेंगे? और इसका जवाब थोड़ा चौंका सकता है। क्षमा शब्द आपको मिलेगा क से शुरू होने वाले शब्दों के सेक्शन में। जी हाँ, क में। और बस यही एक बात हमें बताती है कि भाई इस डिक्शनरी के अपने कुछ सीक्रेट रूल्स हैं। तो चलिए आज हिंदी डिक्शनरी के इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और समझते हैं कि इसके पीछे का लॉजिक आखिर है क्या। सबसे पहले बात करते हैं पहले और सबसे बेसिक नियम की, जो पूरी डिक्शनरी का आधार है। ये पहला और सबसे जरूरी क्लू है। इसे ऐसे समझिए कि पूरी डिक्शनरी को ना दो मेन हिस्सों में बांट दिया गया है। पहला हिस्सा है स्वरों का और दूसरा है व्यंजनों का। मतलब डिक्शनरी की शुरुआत हमेशा अ से होगी, क से नहीं। ठीक है, ये तो हुई पहली बात। अब स्वरों और व्यंजनों के अंदर भी एक और खास नियम है, और सच कहूं तो ज्यादातर कंफ्यूजन यहीं पर होता है। और वो नियम ये है कि अनुस्वार यानी जो ऊपर बिंदी लगती है और विसर्ग जो बाद में दो बिंदियां लगती हैं,
इनसे जुड़े शब्द हमेशा अपने असली स्वर से पहले आते हैं। ये सुनने में छोटा सा नियम लगता है, पर है बड़ा काम का। और देखिए, सबसे मजेदार बात यह है कि यही सेम लॉजिक व्यंजनों पर भी लागू होता है। इसका मतलब है कि कन और कहा जैसे शब्द आपको क से भी पहले मिलेंगे। ये पॉइंट याद रखने वाला है। तो अब आते हैं असली विलन पर, मतलब डिक्शनरी के रहस्य की सबसे बड़ी वजह, और वो है संयुक्ताक्षर, यानी कि संयुक्त व्यंजन। अब ये अक्षर हैं बड़े धोखेबाज। देखने में लगते हैं अकेले, पर असल में ये 2 या कभी-कभी उससे भी ज्यादा व्यंजनों के मेल से बनते हैं। और बस इन्हें ढूंढने का राज भी इसी मेल में छिपा है। ये टेबल देखिए, ये पूरे छिपे हुए लॉजिक को एकदम साफ कर देती है। नियम सीधा सा है, किसी भी संयुक्त अक्षर से शुरू होने वाले शब्द को ढूंढना हो तो हमेशा उसके पहले वाले अक्षर के सेक्शन में जाइए। जैसे क्ष के लिए क में, त्र के लिए त में और ज्ञ के लिए ज में। सिंपल। और यहाँ देखिए, ये बात हम सीधे सोर्स मटेरियल में भी देख सकते हैं। ये नियम ही इन शब्दों को ढूंढने का पक्का गाइड है। बस ये एक लाइन याद रख लीजिए, हिंदी डिक्शनरी को समझने के लिए ये शायद सबसे जरूरी टेक अवे है। संयुक्त अक्षर को ढूंढना है तो उसके पहले अक्षर को पकड़िए। अच्छा, अब आखिर में एक और छोटी सी पहेली सुलझा लेते हैं। कुछ अक्षर ऐसे भी हैं जो किसी भी सेक्शन की शुरुआत में आपको मिलेंगे ही नहीं। ये हैं हमारे अदृश्य अक्षर। हाँ, तो ये जो 5 अक्षर हैं, ङ, ञ, ण, ड और ढ, इनसे हिंदी में कोई भी शब्द शुरू ही नहीं होता। और यही वजह है कि डिक्शनरी में इनका अपना कोई अलग सेक्शन नहीं होता। तो देखा, जो चीज शुरू में इतनी कंफ्यूजिंग लग रही थी वो असल में कितनी लॉजिकल और सिस्टमैटिक है। बस एक बार इसके पीछे का तर्क समझ आ जाए तो फिर सब कुछ एकदम क्लियर हो जाता है। तो बस पहेली सुलझ चुकी है। अब जब ये सारे नियम पता चल गए हैं तो क्यों न इसे आजमाया जाए। अगली बार जब डिक्शनरी उठाएं तो इन नियमों के साथ एक नया शब्द ढूंढकर देखिए। नमस्कार, आज हम हिंदी की एक ऐसी पहेली को सुलझाने वाले हैं जिससे लगभग हर हिंदी सीखने वाले का सामना होता है। एक ऐसी गुत्थी जो डिक्शनरी के पन्नों में छिपी है। तो क्या इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए तैयार हैं? कभी ऐसा हुआ है कि कोई शब्द ढूंढ रहे हों, मान लीजिए कक्षा, और आप पूरे भरोसे से क वाली लाइन में देख रहे हैं, पर वो शब्द है कि मिलता ही नहीं। बहुत अजीब लगता है ना? ऐसा लगता है जैसे डिक्शनरी ही गलत है। पर क्या सच में ऐसा है, या हम कुछ बहुत जरूरी बात नजरअंदाज कर रहे हैं? और वजह जानकर शायद थोड़ा अजीब लगे। वजह यह है कि हिंदी की एक नहीं बल्कि 2 वर्णमालाएं हैं। जी हाँ, एक वो जो हमने अपने स्कूलों में सीखी हैं, और दूसरी वो जिसे सिर्फ डिक्शनरी इस्तेमाल करती है। और इन दोनों में काफी फर्क है। तो ये देखिए, स्क्रीन पर जो दिख रहा है यही है सारी कंफ्यूजन की जड़। एक तरफ है हमारी जानी पहचानी स्कूल वाली वर्णमाला जो अ आ से शुरू होती है, और दूसरी तरफ है डिक्शनरी का क्रम। यहां तो खेल ही कुछ और है। शुरुआत अंग से हो रही है और क्ष, त्र, ज्ञ तो अपनी जगह से ही गायब है। आखिर ये सब क्या चक्कर है? चलिए समझते हैं। तो घबराने की बात नहीं है। इस पहेली को सुलझाने के लिए ना बस 3 नियम समझने हैं। और पहला नियम हमें स्वरों की दुनिया में ले जाएगा, लेकिन एक बिल्कुल नए रास्ते से। तो पहला नियम, और ये थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है, डिक्शनरी की दुनिया अ से शुरू ही नहीं होती। वो शुरू होती है अंग यानी अनुस्वार से। उसके बाद आता है अह यानी विसर्ग। व्याकरण में इन्हें अयोगवाह कहते हैं, और डिक्शनरी में इन्हें सबसे पहली सीट मिलती है, असली स्वरों से भी पहले। इसका मतलब सीधा सा है, अंक जैसा शब्द अमर जैसे शब्द से हमेशा पहले आएगा, और अतः जैसा शब्द अमर से पहले पर अंक के बाद आएगा। तो क्रम है, पहले बिंदु वाले शब्द, फिर 2 बिंदु वाले, और उसके बाद बिना बिंदु वाले। ये तो हुई स्वरों की बात। अब देखते हैं व्यंजनों का क्या हाल है। चलिए अब आते हैं व्यंजनों पर। यहां का नियम तो और भी मजेदार है, और एक बार ये समझ आ गया तो सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाएगा। और यही है वो दूसरा और सबसे जरूरी नियम। देखिए, हम वर्णमाला को एक सीधी लाइन में याद करते हैं, क, फिर ख, फिर ग। लेकिन डिक्शनरी ऐसे काम नहीं करती। वो क को पकड़ती है और तब तक उसका साथ नहीं छोड़ती जब तक क के सारे रूप, उसकी सारी मात्राएं खत्म ना हो जाएं। जैसे क का उदाहरण लेते हैं, यहां भी स्वरों वाला पहला नियम लागू होता है। तो सबसे पहले आएंगे कम से शुरू होने वाले शब्द, फिर कह वाले, फिर बिना मात्रा के क वाले, और फिर शुरू होगी पूरी 12 खड़ी।
का, की, कू। जब तक क की ये पूरी यात्रा खत्म नहीं हो जाती, डिक्शनरी ख पर जाएगी ही नहीं। और ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। ये देखिए, हमारा सोर्स टेक्स्ट खुद इस बात का सबूत है। ये क्रम साफ साफ लिखा हुआ है। ये हिंदी भाषा की अपनी गहरी तार्किक बनावट है। अच्छा, तो स्वर समझ आ गए, व्यंजन का सिस्टम भी पता चल गया। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब आता है असली ट्विस्ट, वो अक्षर जो ज्यादातर लोगों को सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। हाँ, ये 3 क्ष, त्र और ज्ञा। स्कूल में तो ये वर्णमाला के आखिर में बैठे होते हैं, है ना? तो क्या क्षमा जैसा शब्द हमें डिक्शनरी के आखिरी पन्नों में मिलेगा? सोचिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर ये छिपे कहाँ हैं? तो इसका राज है इनकी बनावट में ही। ये असल में अकेले अक्षर हैं ही नहीं, ये संयुक्ताक्षर हैं। मतलब ये 2 अक्षरों के मेल से बने हैं। क्ष बना है आधे क और श से, त्र बना है आधे त और र से, और ज्ञ बना है आधे ज और ज्ञा से। और डिक्शनरी का नियम बड़ा सीधा है, कोई भी संयुक्ताक्षर हमेशा अपने पहले आधे अक्षर के परिवार में ही मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि क्षमा शब्द ढूंढने के लिए हमें वर्णमाला के अंत में जाने की कोई जरूरत नहीं है। वो हमें मिलेगा क वाले सेक्शन में ही, क की सारी 12 खड़ी खत्म होने के ठीक बाद और ख के शुरू होने से ठीक पहले। इसी तरह त्रिशूल मिलेगा त के सेक्शन में और ज्ञानी मिलेगा ज के सेक्शन में। है ना एकदम लॉजिकल? तो बस इन्हीं 3 नियमों के साथ जो डिक्शनरी पहले एक भूल भुलैया लगती थी, अब उसका नक्शा हमारे हाथ में है। अब कोई भी ताला बंद नहीं रहेगा। तो चलिए एक बार फटाफट से तीनों नियमों को याद कर लेते हैं। नियम 1, स्वरों की गिनती अंग और आहा से शुरू होगी। नियम 2, एक व्यंजन को पकड़ो और उसकी पूरी 12 खड़ी खत्म होने तक आगे मत बढ़ो। और नियम 3, संयुक्ताक्षर अंत में नहीं बल्कि अपने पहले अक्षर के साथ मिलेंगे। बस। अब अगली बार जब कोई हिंदी डिक्शनरी हाथ में आएगी तो वो एक पहेली नहीं बल्कि एक टूल लगेगी, ज्ञान का एक खुला दरवाज़ा। ये सिर्फ शब्द ढूंढना नहीं है, ये भाषा के अंदर छिपे लॉजिक को समझना है। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। हर भाषा की, चाहे वो कोई भी हो, अपनी एक छिपी हुई बनावट, एक लॉजिक होता है। बस जरूरत है उसे गौर से देखने की। अगली बार तक सोचते रहिएगा। गजल, डॉक्टर, ये शब्द जब हम बोलते हैं तो कुछ ध्वनियां थोड़ी अलग लगती हैं, है ना? कभी सोचा है ऐसा क्यों है? तो चलिए आज हम हिंदी में बाहर से आई इन्हीं नई ध्वनियों की दिलचस्प कहानी को समझते हैं। अक्सर हम हिंदी लिखते या पढ़ते वक्त कुछ अक्षरों पर खास निशान देखते हैं। किसी के नीचे एक छोटा सा बिंदु तो किसी के ऊपर एक आधा चांद सा बना होता है। ये बस डिजाइन के लिए नहीं है, नहीं, इनके पीछे हमारी भाषा के विकास की एक पूरी कहानी छिपी है। ये देखिए, जैसे कागज शब्द में ग के नीचे जो बिंदी है उसे नुक्ता कहते हैं, और उधर डॉक्टर में ड के ऊपर वो आधा चांद का निशान। हाँ, बिल्कुल यही वो खास निशान है जिनकी कहानी आज हम खोलने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि इन ध्वनियों को कहते क्या हैं? इनका एक नाम है आगत ध्वनियां। चलिए समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। आगत ध्वनि मतलब वो ध्वनियां जो आगत हैं, यानी कहीं से आई हैं। सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये वो मेहमान आवाजें हैं जिन्हें हिंदी ने दूसरी भाषाओं से अपनाया है। क्यों? ताकि उन भाषाओं से आए शब्दों को हम सही सही बोल सकें। देखिए, किसी भी भाषा को न एक स्पंज की तरह समझना चाहिए। बिल्कुल जैसे स्पंज अपने आसपास का पानी सोख लेता है, वैसे ही भाषा भी अपने संपर्क में आने वाली दूसरी संस्कृतियों से शब्द और यहाँ तक कि ध्वनियां भी सोख लेती है, और इससे वो और भी ज्यादा समृद्ध हो जाती है। तो चलिए इस कहानी के पहले हिस्से के लिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, बहुत पीछे। हम बात कर रहे हैं मध्यकालीन भारत की, उस दौर की जब यहाँ अरबी और फारसी भाषाओं का बोलबाला था। सल्तनत और मुगल काल में दरबार से लेकर बाजार तक अरबी फारसी भाषा का खूब इस्तेमाल होता था, तो जाहिर है हजारों नए शब्द हिंदी में घुल मिल गए। लेकिन बात सिर्फ शब्दों तक नहीं रुकी। इन शब्दों के साथ साथ कुछ ऐसी आवाजें भी आईं जो हिंदी के लिए एकदम नई थीं। ये थीं वो 5 नई व्यंजन ध्वनियां क, ख, ग, ज और फ। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, इनमें फर्क है। ये क, ख, ग, ज और फ नहीं है। इनकी आवाज थोड़ी अलग है, थोड़ी गहरी, जो गले के और अंदर से आती है। क, ख, ग, ज और फ। महसूस हुआ फर्क?
अब मुश्किल ये भी कि इन नई आवाजों को लिखें कैसे, तो इसका एक बहुत ही सरल उपाय निकाला गया। देवनागरी के ही अक्षरों के नीचे एक छोटी सी बिंदी लगा दी गई। इसी बिंदी को कहते हैं नुक्ता, और बस इस एक नुक्ते ने पुरानी और नई ध्वनि का फर्क एकदम साफ कर दिया। इसका असर कितना बड़ा है ये देखिए। बिना नुक्ते के गज मतलब हाथी, लेकिन नुक्ता लगते ही बन गया गज, जो लंबाई नापने की एक इकाई है, या फिर जरा मतलब बुढ़ापा, पर नुक्ते वाला जरा मतलब थोड़ा सा। कमाल है ना, एक छोटी सी बिंदी ने पूरा मतलब ही बदल दिया। तो ये तो थी अरबी फारसी की विरासत। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आते हैं उस दौर में जब भारत पर अंग्रेजी का असर बढ़ने लगा और अंग्रेजी अपने साथ एक बिल्कुल ही अलग किस्म की ध्वनि लेकर आई। देखिए, हिंदी में हमारे पास आ की ध्वनि पहले से थी जैसे आम में, और ओ की ध्वनि भी थी जैसे ओखली में। लेकिन अंग्रेजी के शब्द आए, बॉल, डॉक्टर, कॉलेज, इनकी आवाज न तो पूरी तरह आ थी न ही पूरी तरह ओ। ये इन दोनों के बीच की एक नई ध्वनि थी, औ। तो फिर से वही सवाल, इस नई औ ध्वनि को लिखा कैसे जाए? इसके लिए भी एक निशान बनाया गया, अक्षर के ऊपर एक आधा चांद। इसे कहते हैं अर्धचंद्र। ये निशान देखते ही समझ आ जाता है कि यहाँ अंग्रेजी से आई हुई औ वाली ध्वनि बोलनी है। और आज तो ये ध्वनि हमारी जबान पर ऐसी चढ़ी है कि इसके बिना काम ही नहीं चलता। डॉक्टर, कॉलेज, ऑफिस, मॉल, बॉल, सोचकर देखिए दिन भर में हम कितनी ही बार इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये अब पूरी तरह से हमारी भाषा का हिस्सा हैं। तो इस पूरे सफर से क्या बात निकल कर आती है? यही कि भाषा कोई रुकी हुई चीज नहीं है। ये तो एक बहती नदी की तरह है, हमेशा चलती रहती है, बदलती रहती है और अपने साथ नई नई चीजों को मिलाती चलती है। तो चलिए एक बार फटाफट सब कुछ दोहरा लेते हैं। अरबी फारसी के असर से आया नुक्ता, जिससे हमें मिली 5 नई ध्वनियां, क, ख, ग, ज, फ। फिर अंग्रेजी के प्रभाव से आया अर्धचंद्र, जिसने हमें औ की ध्वनि दी। और नतीजा ये कि हमारी हिंदी पहले से कहीं ज्यादा एक्सप्रेसिव और अमीर हो गई। ये बात बिल्कुल सही है। भाषा कोई पत्थर की लकीर नहीं होती। ये एक जीती जागती, सांस लेती हुई चीज है, जो समय और संस्कृति के साथ साथ खुद को बदलती है, ढालती है। और ये जो आगत ध्वनियां है ना, ये इसी जिंदा विकास का सबसे बड़ा सबूत है। और जाते जाते एक सवाल, जिस तरह आज पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ गई है, क्या लगता है आने वाले समय में कौन सी और नई भाषाएं, कौन सी नई ध्वनियां हमारी हिंदी का हिस्सा बन सकती हैं? इस पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि भाषा की ये कहानी कभी खत्म नहीं होती, ये हमेशा आगे बढ़ती रहती है। हिंदी की ध्वनियाँ कैसे काम करती हैं? सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना? अक्सर ऐसा लगता है कि ये बस रटने वाले तथ्यों की एक लंबी लिस्ट है। लेकिन अगर इन सब के पीछे एक पूरा सिस्टम हो, एक विज्ञान हो, तो आज हम इसी विज्ञान को, इसी ब्लूप्रिंट को समझने वाले हैं। पहली नज़र में ये क्या लगता है? किसी परीक्षा के लिए बनाए गए नोट्स की तरह। सही कहा ना? कुछ बेतरतीब सी बातें लिखी हुई हैं। पर अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो इन्हीं बिखरे हुए तथ्यों में बोली जाने वाली हिंदी का पूरा ढांचा छिपा हुआ है। तो इस सफर में हम कहाँ जाएंगे? सबसे पहले हम ध्वनि का एक ब्लूप्रिंट देखेंगे, फिर स्वरों की नींव रखेंगे, उसके ऊपर व्यंजनों का ढांचा खड़ा करेंगे और आखिर में ध्वनि की जो बारीकियां हैं, जो उसके गुण हैं, उन्हें समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी भाषा को अगर समझना हो तो उसकी सबसे छोटी इकाई से शुरू करना पड़ता है, यानी कि उसकी ध्वनियों से। तो चलिए सबसे पहले हिंदी की इन बेसिक साउंड कैटेगरीज का एक मैप बना लेते हैं। देखिए, हर भाषा ना एक इमारत की तरह होती है, और उस इमारत की नींव क्या है? वो है स्वर। यही वो ध्वनियां हैं जिनसे भाषा में एक बहाव, एक फ्लो आता है। तो ये स्वर आखिर होते क्या हैं? सीधे शब्दों में कहें तो ये वो ध्वनियां हैं जिन्हें बोलते समय हमारे मुंह से हवा बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। ये आवाज के कैरियर हैं, और जैसा हम आगे देखेंगे, इनको भी अलग अलग तरीकों से बांटा गया है, जो काफी दिलचस्प है। अब ये जो नंबर स्क्रीन पर है 4, ये बहुत ही जरूरी है। ये हिंदी के मूल स्वरों की संख्या है। मतलब ये वो फंडामेंटल साउंड्स हैं जिनसे बाकी कई सारे स्वर मिलकर बनते हैं।
ये टेबल देखिए कितनी बढ़िया तरह से दिखाती है कि हर स्वर की अपनी एक अलग पहचान है। जैसे अ को ही ले लीजिए, ये कंठ है, मतलब गले से आवाज आती है। वहीं ऊ एक पश्च स्वर है, यानी इसे बोलने में जीभ का पिछला हिस्सा इस्तेमाल होता है। यही छोटे छोटे फर्क हैं जो भाषा को इतना रिच बनाते हैं। यहाँ एक बड़ी मजेदार बात सामने आती है। सोर्स में लिखा है कि स्वरों को कौवे की स्थिति के हिसाब से बांटा गया है। अब ये तो जाहिर सी बात है कि ये जीभ के लिए एक टाइपो होगा, है ना? क्योंकि भाषा विज्ञान में जीभ की पोजीशन से ही तय होता है कि कौन सा स्वर कैसे सुनाई देगा। तो अगर स्वर भाषा की नींव है तो उसका ढांचा क्या है? वो है व्यंजन। चले अब व्यंजनों की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि ये शब्दों को असल शक्ल कैसे देते हैं। तो स्वर और व्यंजन में सबसे बड़ा फर्क क्या है? जहां स्वर में हवा एकदम आजादी से बहती है, वहीं व्यंजन में हवा के रास्ते में कोई ना कोई रुकावट आती है, और यही रुकावट उन्हें उनकी खास आवाज देती है। कभी-कभी क्या होता है, एक ही व्यंजन 2 बार आ जाता है, जिससे उस पर जोर पड़ता है। जैसे पक्का शब्द में क की आवाज, इसे ही द्वित्व व्यंजन कहते हैं। इससे शब्द में एक वजन और एक रिदम आ जाता है। क, प और ट, इन तीनों ध्वनियों में क्या कॉमन है? पहली बात, ये सब अघोष हैं, मतलब इनको बोलते हुए वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन नहीं होती। दूसरी, ये स्पर्श हैं, मतलब हवा को पूरी तरह रोककर फिर छोड़ा जाता है। और तीसरी, ये अल्प प्राण हैं, यानी इनको बोलने में मुंह से हवा का हल्का सा झोंका निकलता है। अब जरा श ध्वनि को देखिए, ये भी अघोष है, लेकिन ये स्पर्श नहीं है बल्कि ऊष्म है, मतलब इसमें एक हिसिंग साउंड, एक फुसफुसाहट सी होती है। और ये महाप्राण है, यानी इसे बोलने में हवा का एक जोरदार झोंका लगता है। तो ये जो शब्द हम बार बार सुन रहे हैं, अल्पप्राण, महाप्राण, घोष, अघोष, ये आखिर हैं क्या? असल में यही वो बारीकियां हैं जो हर ध्वनि को उसका यूनिक कैरेक्टर देती हैं। चलिए इनको थोड़ा और करीब से समझते हैं। कभी सोचा है कि क और ख की आवाज में असल में क्या फर्क है? सुनने में तो लगभग एक जैसे लगते हैं, पर एक बहुत छोटा सा अंतर है जो इन्हें बिल्कुल अलग बना देता है। और यही अंतर हिंदी के कई व्यंजन जोड़ों की खासियत है। ये फर्क है बस हवा के एक झोंके का। जब हम क बोलते हैं तो हवा का झोंका बहुत हल्का होता है, इसीलिए ये अल्प प्राण है। लेकिन जब ख बोलते हैं तो एक जोरदार पफ निकलता है, इसलिए ये महाप्राण है। इसे महसूस करने के लिए अपना हाथ मुंह के आगे रखकर बोलकर देखा जा सकता है। दूसरी बड़ी खासियत है घोष, यानी वोकल कॉर्ड की वाइब्रेशन, या कह लें कि गूंज। जब क जैसी अघोष ध्वनि बोलते हैं तो गले में कोई कंपन नहीं होता, लेकिन अ या ग जैसी घोष ध्वनि बोलते समय अगर गले पर हाथ रखें तो एक वाइब्रेशन महसूस होती है। और ये देखिए, ये कितना दिलचस्प है। विसर्ग ध्वनि जो लिखने में 2 बिंदुओं यानी कि कॉलन की तरह दिखती है, उसका भी उच्चारण का एक पक्का ठिकाना है। ये एक कंठ्य ध्वनि है जो गले के बिल्कुल पिछले हिस्से से निकलती है। मतलब भाषा में हर छोटी से छोटी ध्वनि का भी अपना एक घर होता है। तो हमने जो शुरू में एक बेतरतीब सी लिस्ट देखी थी, उससे अब तक क्या सीखा? हमने सिर्फ तथ्य नहीं रटे, बल्कि ध्वनि की एक पूरी की पूरी आर्किटेक्चर को समझ लिया है। चलिए एक बार फटाफट इसे दोहराते हैं। हमने देखा कि ध्वनियाँ कैसे एक सिस्टम से बनती हैं। सबसे पहले आती हैं स्वरों की नींव, जिसके ऊपर खड़ा होता है व्यंजनों का ढांचा, और फिर महाप्राणता और घोष जैसी बारीकियां उसे फिनिशिंग टच देती हैं, बिल्कुल एक इमारत की तरह। तो ये पूरा सिस्टम सिर्फ किसी परीक्षा के लिए नहीं है, ये एक नया चश्मा है जिससे हम किसी भी शब्द को देख सकते हैं और उसकी ध्वनियों को पहचान सकते हैं। अगली बार जब कोई कुछ बोले तो सिर्फ शब्द मत सुनिए, उनके पीछे छिपे इस आर्किटेक्चर को, इस विज्ञान को सुनने की कोशिश कीजिए।